गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ अगेन आई एम हियर। गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो हिंदी विषय को लेकर आज पुनः हम अपनी कक्षा आरंभ करते हैं और इसके पहले मैं सभी बच्चों से जानना चाहूँगी कि वे सभी लोग कैसे हैं और अभी तक की हमारी जो क्लासेस चल रही वो लोग एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो बेटा हमने इसके पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने अपना पार्ट 2 जो है फैंसी व्याकरण का वह समाप्त किया था और आज हम लोग अपनी फैंसी टर्म 1 का ही पार्ट 3 शब्द और वाक्य आरंभ कर रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तक खोलेंगे और हमारी बात को सुनेंगे, ठीक है। हमने अपने पार्ट 1 में ध्यान दीजिए पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। हम अपने मुख से अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जो भी माध्यम प्रयोग करते हैं वह भाषा होता है ना। भाषा को लिखने के लिए लिपि की ज़रूरत होती है, फिर लिपि को लिखने के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता होती है ना। पार्ट 2 में हमने वर्ण और मात्राएं पढ़ी थी कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अपने परिवर्तित रूप में जब व्यंजन के साथ जुड़ता है तो मात्रा होता है ना। तो विभिन्न स्वरों के परिवर्तित रूप मात्राओं के रूप में व्यंजन के साथ में लगते हैं। तो इस प्रकार हमने भाषा के अंतर्गत व्याकरण जब पढ़ा था तो व्याकरण के 4 अंग पढ़े थे। पहला था वर्ण, दूसरा था शब्द, तीसरा था वाक्य और चौथा था अर्थ। तो हम व्याकरण का पहला अंग वर्ण पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में। अब हम व्याकरण का दूसरा अंग जो होता है शब्द और वाक्य उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शब्द और वाक्य को पढ़ने से पहले हम शब्द को समझ लेते हैं बेटा। आज हम पहले शब्द को पढ़ेंगे बहुत आसान से शब्दों में। जब वर्णों को जोड़ा जाता है और उससे जो आपके सामने एक नया बनता है वह होता है शब्द। याद रखिए हमने जब आपको वर्ण पढ़ाए थे तो हमने आपसे कहा था कि अकेले एक वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। यदि मैंने सिर्फ म लिख दिया या र लिख दिया या मैंने अ लिख दिया तो इन अकेले वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। यहाँ तक कि सिर्फ एक एक वर्ण को बोलकर मैं अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर सकती हूँ, है ना। मुझे भूख लगी है, अगर मेरे मन में ये भाव उठता है, इसको मैं मौखिक भाषा के रूप में अगर बोलना भी चाहूँ या लिखित में तो मुझे म में उ, झ में ए की मात्रा, भ में उ की मात्रा, ख पूरा मुझे उनको जोड़कर लिखना पड़ेगा। मैं अगर सोचूं कि मैं सिर्फ म लिख दूं, झ लिख दूं, म झ भ ख ल ग ह इस तरह से यदि मैं बोलती हूँ तो आपको और आप जिसको बोल रहे उनको कोई भी आपकी बात समझ में आएगी ही नहीं। आप अगर सोचे कि मैं अकेले एक एक वर्ण को बोलूँ या फिर सिंपली म उ झ ए, अगर आप इस तरह भी प्रोनाउंस करते हैं अकेले एक एक वर्ण या एक एक स्वर या मात्रा को म उ झ ए भ उ ख ल ग ई, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बोलना क्या चाहता है, इसका कोई मीनिंग तो निकल ही नहीं रहा है। यानी कि मुझे अपने मन की बात कहने के लिए सिर्फ वर्ण का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, मुझे वर्णों को व्यवस्थित रूप से रखना और वर्ण को जोड़कर शब्द बनाना भी आना चाहिए। मेरी मन की बात को कहने के लिए मुझे सिर्फ वर्ण की नहीं वर्ण को मिलाकर शब्द बनाना पड़ेगा, तब जाकर मेरे मन के विचार प्रकट हो पाएंगे। तो आज हम अपने पार्ट 3 में शब्द और वाक्य के अंतर्गत पहले शब्द बनाना सीखेंगे। और शब्द किसे कहते हैं हमने अभी कहा। अपनी पुस्तक में पेज नंबर 174 ओपन करिए, पेज नंबर 174 एंड 175 हम सिर्फ पहले समझेंगे, ठीक है।
हम अपने पाठ को पढ़कर समझते जाएंगे और आज हम पहले सिर्फ शब्द को समझेंगे बेटा। देखिए, दो या दो से अधिक ध्वनियों, ध्वनियों मतलब वर्ण, हमारे मुंह से अगर मैंने बोला क से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने अभी कहा था सिर्फ एक वर्ण में बोलती हूँ क उ, तो क और उ अलग अलग उच्चारित हो रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन जब दो या दो से अधिक ध्वनि क और उ की ध्वनि कु के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह, एक ध्वनि होती और दो ध्वनियों को ध्वनि समूह कहते। क एक सिंगल आवाज है, क उ छ अलग अलग ध्वनि थी, एक क की ध्वनि, एक उ की ध्वनि और एक छ की ध्वनि। जब तीनों ध्वनियों को इकट्ठा किया मैंने तो क्या सुनाई दे रहा है? कुछ। क उ छ, क उ छ, ये तीन अलग अलग ध्वनियां हैं। ध्वनि या वर्ण, लिख दिया तो वर्ण, मुंह से सुनाई दिया या बोला गया तो ध्वनि। लेकिन अगर इनको हम कु छ, मैंने तीनों को इकट्ठा करा तो ये समूह बन गया। इन तीनों को मिलाकर एक समूह बना और इन ध्वनि समूह का यदि सार्थक, सार्थक मतलब कि कोई अर्थ निकले, जिन ध्वनियों या वर्णों को समूह रूप में बनाने पर कोई उसका अर्थ निकलता है तो उसे कहते हैं शब्द। आपके मुंह से निकलने वाली डिफरेंट अलग अलग प्रकार की ध्वनियों को जब इकट्ठा कर दिया जाए और बोला जाए और उसका यदि कोई अर्थ निकलता है तो उस समूह को या ध्वनि समूह को हम कहते हैं शब्द। हम यहाँ पर शब्द की बहुत इजी सी परिभाषा लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा और इसे अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए, दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से बने, के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ये है आपकी शब्द की परिभाषा। सभी छात्र घर पर पुनः पुनः इस परिभाषा को पढ़ेंगे और कंठस्थ करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो शब्द का आज का अध्याय है यह इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा। तब जब हम इसके अभ्यास प्रश्न आरंभ करेंगे तब आपको अपने इस याददाश्त की आवश्यकता पड़ने वाली है बेटा, ठीक है। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं, आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। एक सूर्य है, एक लड़की है, एक टोकरी है, एक पेड़ है। स उ र य अ सूर्य, ल अ ड अ क ई लड़की, ट ओ क अ र ई टोकरी, प ए ड अ पेड़, है ना। ऊपर दिए गए शब्द वर्णों के मेल से बने हैं। इनका उच्चारण करने से इनका अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों के सही मेल से ही शब्द बनता है। याद कीजिए, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसे वर्णों को मिला देना काफ़ी नहीं होता है। वर्णों के गलत मेल से बने शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए वर्णों के गलत मेल को भी शब्द नहीं कहा जा सकता। अभी हमने कहा था क उ छ या क धन उ धन छ धन अ, ठीक है। आपने इनको इकट्ठा किया तो कुछ बना। लेकिन अगर मैं कहूं कि छकू, वर्ण वही है, क में ऊ की मात्रा, क में ऊ की मात्रा, छ, लेकिन इसका एक अर्थ निकलता है, यानी
थोड़ी मात्रा, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा। मैम यहाँ भी तो हमने वर्णों का आपस में समूह बना दिया है, लेकिन वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, मतलब ये शब्द नहीं है। एक बार हमने आपको पहले भी कहा था न ल, ठीक है। फिर आपने लिखा था यह पुस्तक, पुस्तक जिसमें से हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कस्तपू, तो वर्ण देखिए वही के वही सब मैंने प्रयोग किए हैं, लेकिन मैंने क्या करा है, उनको व्यवस्थित नहीं किया है। तो इन वर्णों को प्रयोग करने के बाद भी मेरा शब्द नहीं बन रहा है। अर्थात यहाँ पर ध्वनियां तो हैं, ध्वनि का समूह भी है, लेकिन सार्थक नहीं है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता है वह कहलाता है सार्थक। दो या दो से अधिक ध्वनियों, दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से बने, मेल कर दिया है, मेल मतलब मिलाना, अलग अलग आवाजों को मिलाना, क की आवाज, पू की आवाज, स्त की आवाज, आवाजें हैं उनको हमने मिला भी दिया, लेकिन उससे सार्थक ध्वनि नहीं निकली। कस्तपू, सकपू, सार्थक ध्वनि नहीं। सार्थक ध्वनि मतलब उस ध्वनि का आपस में कोई अर्थ होना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं सामने वाले से कह रही हूँ कि मुझे भूख लग रही है, उसके स्थान पर अगर मैंने बोल दिया कि झेमू खपू लरी है, मैंने सारे अक्षर वही प्रयोग किए जो मेरे मन के भाव को प्रकट करने के लिए जरूरी थे, लेकिन मैंने उनको आगे पीछे कर दिया, उनको व्यवस्थित तरीके से नहीं बोला, तो सामने वाले ने वो सारे अक्षर सुने हैं, मात्राएं भी सही लगाई, लेकिन उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, उसका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो सामने वाला कैसे समझेगा कि मुझे भूख लग रही है? नहीं समझ पा रहा है। यानी कि मैंने अपने वाक्य में या अपने भावों को प्रकट करने के लिए सही शब्द प्रयोग नहीं करे हैं। और जब तक मैं ये सीख नहीं जाऊंगी, मैं लाख कोशिश कर लूँ, मैं पूरी अ से लेकर ज्ञ तक के वर्णों का ज्ञान भी कर लूँ, मात्राएं भी लगा लूँ, तब भी मैं किसी को अपने मन की बात नहीं बता सकती हूँ, ना कभी कोई चाहकर मेरे मन की बात पढ़ पाएगा। तो हमारे लिए शब्द का ज्ञान होना आवश्यक है। आप कभी भी जब शब्द बनाएं तो उसको बनाने के बाद ध्यान दीजिए कि उसका कोई अर्थ निकलता है या नहीं। अगर उसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आपने जो भी शब्द बनाया है वह गलत है, वो शब्द है ही नहीं। ठीक है, अब हम शब्दों का वर्गीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शब्दों का वर्गीकरण। ध्यान से देखिए बेटा, ये है पहला तो शब्द। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने आपको दी हुई है। शब्द को हम कैटेगरी में बांटते हैं, है ना। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन होता है। शब्दों को आप 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब यदि आप अगर उनको बांटना भी चाहते हैं कैटेगरीज में, तो उसके लिए 3 बेसिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, 3 आधार होते हैं इसके, शब्द के आधार। 1, 2 और ये 3। पहला या तो उत्पत्ति के आधार पर, है ना, उत्पत्ति के आधार पर। मैम उत्पत्ति क्या होता है? उत्पत्ति मतलब वो जैसे पैदा हुए हैं, जैसे उनका जन्म हुआ है। दूसरा होता है रचना के आधार पर। रचना मतलब हमने उनको किस तरह से बनाया है, आधार पर। और तीसरा बेसिक होता है उनका प्रयोग, हम उनको कैसे प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। अब चूंकि हमारे बच्चे अभी नए नए व्याकरण को पढ़ना शुरू किया है, तो बेटा देखिए, शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 आधार पर किया जाता है। यानी यदि आपको किसी चीज़ का वर्गीकरण करना है, किसी चीज़ को क्लासिफाई करना है, जैसे मान लीजिए इमारत। इमारत हर तरह के उस भवन को कहते हैं जो 4 दीवारों से बनती है। फिर इमारत को भी देखिए, आप मंदिर है वो भी एक इमारत है, विद्यालय वो भी इमारत है, आपका कोई कार्यालय होता है वो भी इमारत है, यहाँ तक कि आपका घर जो बना है वो भी इमारत है। लेकिन इमारत को भी फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वर्गीकृत कर देते हैं। वर्गीकृत मतलब अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं।
मंदिर मतलब उसमें सब वो मंदिर के वाली इमारत आएंगी जिसमें दीवारें तो बनी है लेकिन जिसमें भगवान रखे जाते हैं, जिसमें खंबे लगे होते हैं, जहाँ घंटी लगी होती है, जिसका गुंबज हमेशा बड़ा होता है, वो वाली इमारत कहलाती है मंदिर। इमारत को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसमें ऊपर कलश रखा हुआ है वो वाली इमारत मंदिर कहलाएगी। जिसमें बहुत सारी क्लासें बनी, सब एक जैसी बनी है, जहाँ पर सिर्फ बच्चे आकर बैठेंगे, उस टाइप की इमारतें जो है वो क्या कहलाएंगी, सिर्फ स्कूल या विद्यालय कहलाएंगी। वो वाली इमारत जिसमें कोई एक पूरा परिवार रहता है, वो वाली इमारतें कहलाएंगी घर। वो वाली इमारत जिसमें सिर्फ दिन दिन में कुछ लोग आकर बैठते हैं और अपना काम करके जाते हैं, वो इमारत कहलाएंगी कार्यालय। एक इमारत जहाँ पर केवल लोगों का इलाज किया जाता है, लोगों को सिर्फ इलाज के लिए रखा जाता है, वो इमारत कहलाएगी आपकी हॉस्पिटल या अस्पताल। तो इमारतें सब हैं, चार दीवारी, एक छत और एक फर्श है, तो वो इमारत है। लेकिन मैंने उसको क्या करा, बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे ही अब मैं शब्द को भी क्या कर रही हूँ, तीन उसमें बांट रही हूँ, तीन बेसिस पर बांट रही हूँ। पहला बेस आपको मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब वो कहाँ से आए हैं, उनका जन्म कैसे हुआ है ना। हर चीज का जन्म होता है, इमारत का भी जन्म हुआ। पहले लोग जंगलों में रहते थे, फिर उन्होंने इमारतें बनाना शुरू की, मतलब इमारत का भी जन्म। उसी तरह शब्द का भी जन्म हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे हुआ है, पहला होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब जन्म। अब जन्म के आधार पर भी बेटा आपके शब्द चार प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, पहला देखिए, ये है तत्सम शब्द, ये थोड़ा तद्भव, ये है आपका देशज और फिर विदेशज। ठीक है। रचना के आधार पर भी हमारे शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा होता है आपका योग रूढ़ शब्द। इसके पश्चात आपके प्रयोग के आधार पर, है ना, प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बहुत सरल तरीके से। एक होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चलिए, अब इस चार्ट के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, अपने शब्द को समझने वाले हैं, ठीक है। पहला हमने पढ़ा है उत्पत्ति के आधार पर। चलिए, अब हम पहले उत्पत्ति को ही थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। देखिए बेटा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो चार प्रकार के हैं। यानी कि हमारी भाषा में जितने भी शब्द आए हैं या बने हैं या प्रयोग किए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो कब बने थे, ठीक है। तो पहला तो कुछ शब्द हैं जो तत्सम है। तत्सम अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे आपका है अग्नि, इसके उदाहरण लिख रही हूँ बेटा।
अग्नि है, फिर सूर्य है, ये इसके उदाहरण हैं, या फिर प्रकाश है। ये वो शब्द हैं बेटा जो कि आपके तत्सम शब्द हैं। तत्सम अर्थात जो शब्द शुरू मतलब जब से शब्द बनना शुरू हुए थे। सबसे पहली भाषा थी संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा में सबसे पहले शब्द बने, तो जो शब्द संस्कृत से लेकर अभी तक वैसे के वैसे चले आ रहे हैं, वैसे के वैसे प्रयोग किए जा रहे हैं, वे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। ठीक है। फिर तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के जो शब्द, संस्कृत थोड़ी कठिन थी, फिर जब कठिन लगने लगे उसके शब्द, तो उनको थोड़ा सा क्या करा हम लोगों ने, सरल कर दिया। तो उनको सरल करने के बाद में जो शब्द आज हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, वे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे आपका अग्नि था, वो क्या बन गया मालूम, आग बन गया। सूर्य का सूरज बन गया, है ना। प्रकाश का रोशनी बन गया। ठीक है। फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जो देशज है, देशज जो अपने देश के हैं। स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। याद रखिए, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका अर्थ है। देशज शब्द, जो शब्द हमारे देश के हैं वे शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। जैसे कुछ शब्द हम कहें, झाड़ू, पगड़ी, है ना, ये जो आप शब्द प्रयोग करते हैं ना, झाड़ू, पगड़ी, ये शब्द बेटा आपको सिर्फ भारत देश में और हिंदी भाषा में ही सुनने को मिलते हैं, है ना। एक शब्द होता है जैसे खिड़की, तो वो भी क्या है आपका देशज शब्द है, वरना तो पहले उसे झरोका कहा जाता था। और फिर है आपका विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द विदेशी भाषा से आए हैं। देशज जो देश के हैं, विदेशज, विदेश का मतलब ही होता है बाहर का। विदेशज अर्थात विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अरबी भाषा से हैं, कुछ शब्द उर्दू भाषा के हैं, कुछ शब्द जैसे जो हैं वो तुर्की के हैं, कुछ अरब भाषा से लिए गए हैं, कुछ अंग्रेजी भाषा। आप लोग नॉर्मली आजकल कुछ शब्द प्रयोग करते हैं ना, स्कूल, डॉक्टर, पेंसिल, ये शब्द आप एज इट इज अपनी हिंदी भाषा में यूज करते हैं बेटा। या फिर आप जैसे बोलते हैं पुलिस, पुलिस को आप हिंदी में भी पुलिस बोलते हैं और अंग्रेजी में भी पुलिस बोलते हैं। या जैसे आप लोग लिखते हैं कागज, कागज शब्द जो है ना वो हमारी हिंदी का नहीं है बेटा, वो कहाँ से आया है, अरबी फारसी भाषा से आया है। आप साबुन यूज करते हैं डेली, वो जो साबुन शब्द है वो क्या है, हमारे देश में तो पहले साबुन प्रयोग ही नहीं होता था, याद है, उपटन लगाया जाता था, हल्दी बेसन चंदन लगाया जाता था पुराने समय में, तो उपटन यूज किया जाता था। लेकिन फिर साबुन आई, उसके साथ में वो शब्द भी आया। तो ये जो शब्द हैं ये सब विदेशी भाषाओं के, यानी हमारे देश से बाहर वाले जो विदेशी हैं देश, वहाँ से आए हुए हैं और हमारी हिंदी ने उनको वैसा का वैसा अपने अंदर ले लिया। हमारे देश के लोग वैसा का वैसा उसको प्रयोग करने लग गए। तो ये शब्द भी क्या हो जाते हैं, विदेशज। तो विदेशज के लिए मैं केवल 2 उदाहरण लिख रही हूँ, जैसे साबुन है, फिर आपका है जैसे पेंसिल। आप लोग कई बार बोलते हैं ना मैम पेंसिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बेटा पेंसिल अपने आप में एक शब्द है जो विदेशज होने के कारण हिंदी में भी पेंसिल ही कहलाता है। हाँ, यदि हम कहते हैं लेखनी या कलम, तो इसमें लेखनी जो होती है वो आपका शुद्ध संस्कृत का शब्द होता है। ये नहीं कि हमारे यहाँ पहले तो मोर पंख से लिखा जाता था, तो पेंसिल जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं थी, तो पेंसिल शब्द भी प्रयोग नहीं होता था। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है। अब रचना के आधार पर, यानी कि अगर मैं शब्द को
सिर्फ रचना के बेस पर, रचना यानी कि कोई बता सकते हैं, जो हमने बनाए हैं, हमने निर्माण किया है, ऐसे शब्द है ना, वो कहलाता है रचना के आधार पर। तो पहला है आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब देखिए, हम इसमें पढ़ रहे हैं, आपको देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया है। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होता है और जिसके खंड करने पर, खंड मतलब टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ मतलब कि, मैं बहुत सरल शब्दों में बताती हूँ बेटा, रूढ़ का मतलब होता है जो फिक्स है, जो किसी चीज, किसी वस्तु, किसी भाव के लिए अगर कोई शब्द फिक्स होता है, पक्का होता है, परमानेंट होता है कि इसके लिए यही शब्द आएगा, वो शब्द कहलाता है रूढ़ शब्द। ठीक है, जैसे अगर रोटी है तो रोटी के लिए रोटी ही शब्द प्रयोग करेंगे आप, उसके लिए दाल, चावल, सब्जी नहीं प्रयोग कर सकते हैं। दीवार है मान लीजिए, तो दीवार के लिए दीवार ही शब्द प्रयोग होगा। ये श्याम पट्ट है जिस पे लिखा जाता है, श्याम पट्ट के लिए मैं ये वाला शब्द प्रयोग नहीं कर सकती हूँ। क्यों? श्याम पट्ट लिखने के लिए होता है और आपका पेन लिखे जाने के लिए होता है, यानी इसके लिए यह शब्द और इस वस्तु के लिए इसका शब्द फिक्स है, पक्का है, परमानेंट है। तो ऐसे जो शब्द हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं वो शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे मोर को मैं मोर ही कहूंगी, उसको हाथी नहीं बोल दूंगी। उसी तरह मैंने जैसे बोला रोटी को रोटी ही कहूंगी, सब्जी नहीं बोल दूंगी मैं। तो जिन शब्दों के लिए या जिन चीजों के अर्थ के लिए कोई शब्द फिक्स हो जाता है वह शब्द क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द। जैसे घर होता है ना, जहाँ पे लोग रहते हैं उसको घर कहेंगे, उसको अस्पताल नहीं कहेंगे। मैंने अभी समझाया था, जहाँ पर पढ़ने जाते हैं उसको विद्यालय ही कहेंगे, उसको घर नहीं कहेंगे। वहाँ आप ऐसे घूम नहीं सकते हो कि कहीं भी बैठकर आप खाना शुरू कर देते हो। तो घर के लिए घर शब्द और विद्यालय के लिए विद्यालय ही होता है। तो ऐसे शब्द जो किसी एक स्पेशल मीनिंग के लिए, एक विशेष अर्थ के लिए फिक्स होते हैं वे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। सेकंड होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का उदाहरण, यौगिक अर्थात जुड़ा हुआ, दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया शब्द कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगर इनको मैं तोड़ भी दूं ना तो दोनों शब्दों का कोई अर्थ निकल आता है। बहुत सरल, सब्जी वाला, दूध वाला, रेल गाड़ी, ये नहीं कि दो शब्द मैंने लिए और उनको मिलाया और फिर जो एक नया शब्द बना वो बना आपका यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब योग करना। ये वाला जो आप चिन्ह देखते हैं ना, इसको बोलते हैं योग का चिन्ह, यानी जोड़ने वाला बेटा। तो यौगिक शब्द जब दो शब्दों को मिलाकर कोई नया शब्द प्रयोग किया जाए या बनाया जाए तो वो शब्द कहलाता है यौगिक शब्द। जैसे अभी मैंने आपको बोला रेल गाड़ी या दूध वाला या पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, पुस्तकालय, ये हो गया आपका यौगिक शब्द। अब एक और आता है योग रूढ़ शब्द। ये शब्द याद रखिए, ये सब हमने बनाए हैं रचना के आधार पर। इन सब की रचना हमने की है, इनको हमने बनाया है, लेकिन ये उत्पत्ति मतलब ये अपने आप पहले से थे जिनको हमने प्रयोग करना शुरू किया था। क्योंकि अगर मैं अपनी हिंदी भाषा के सारे शब्दों को सिर्फ इनके अंतर्गत बांटूंगी बेटा तो ये वाले शब्द तो इसमें आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मोर, रोटी, ये ना तो तत्समय, ना तद्भव, ना देशज, ना विदेशज है ना। मयूर कहा जाता था, रोटी के लिए तो कोई शब्द ही नहीं होता था, है ना। अब योग रूढ़ शब्द, दो शब्दों के योग से बने किसी विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को योग रूढ़ मतलब वो जुड़ा हुआ भी होगा और उसका एक फिक्स मीनिंग भी होगा, दिखने में ऐसा और अर्थ में ऐसा, उस तरह के शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। बहुत आसान सा, जैसे हम बोलते हैं लंबोदर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर,
उदर यानी पेट, लंबो मतलब लंबा, जिसका पेट लंबा है वो कौन होते हैं? श्री गजानन जी, गणपति महाराज, है ना। उसी तरह अगर मैं कहूं नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, किसका कंठ नीला है? भगवान शंकर का। यानी कि इसमें दो शब्द जुड़े, नील धन कंठ, तो ये वास्तव में यौगिक होता है। कायदे से आप बोलोगे मैम ये शब्द तो इसमें हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें दो शब्द जुड़े हैं, लेकिन इसका मीनिंग किसके लिए निकलता है? हमेशा भगवान शंकर के लिए निकलता है। तो वास्तव में तो फिर ये रूढ़ शब्द हुआ, लेकिन चूंकि इस शब्द के अंदर इसकी भी क्वालिटी है और इसकी भी क्वालिटी है, तो ये शब्द मेरा क्या हो जाता है? योग रूढ़ शब्द हो जाता है बेटा। यानी यौगिक की तरह दो शब्दों से मिलकर बना, लेकिन रूढ़ शब्द की तरह किसी एक अर्थ के लिए फिक्स। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंब धन उदर, बोलने में यौगिक है, लेकिन अर्थ देने में हमेशा लंबोदर शब्द गणपति जी के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी वो उनके लिए फिक्स है, तो उस हिसाब से वो रूढ़ भी है। तो यह शब्द वास्तव में क्या बदल जाते हैं? योग रूढ़ शब्द। अब फिर और शब्द को हमने और एक तीसरे आधार पर भी बांट लिया था। एक है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। क्या है? विकारी और अविकारी। पहले हम विकारी को समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। विकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। आपकी संज्ञा, आपका सर्वनाम, आपकी क्रिया और आपका विशेषण, ये सब विकारी शब्द हैं बेटा। मैं पुनः दोहरा रही हूँ, जिन शब्दों में लिंग के अकॉर्डिंग, वचन के अनुसार और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, जैसे मैं जाता हूँ और मैं जाती हूँ, राधा खाती है और लड़का जाता है। लिंग के कारण अगर क्रिया में चेंज आ गया तो वो हो जाते हैं आपके विकारी शब्द। वो सारे शब्द जो आपके संज्ञा, सर्वनाम, इसके उदाहरण देख लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, क्रिया और विशेषण, ये वाले सारे शब्द क्या हैं? आपके विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द कौन से हैं फिर? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, लड़का तेज दौड़ता है, लड़की तेज दौड़ती है, दौड़ने की क्रिया, लेकिन तेज दौड़ता है। तेज शब्द लड़के के लिए भी वही था और लड़की के लिए भी वही था, अर्थात क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं आया। तो ऐसे वाले शब्द जो होते हैं वो कहलाते हैं अविकारी। ये होते हैं आपके क्रिया विशेषण या फिर आपके संबंध बोधक, है ना। वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, तो वो लड़का हो या लड़की, वो दोनों मेरा है। एक होता है विस्मयादि बोधक शब्द, जैसे अरे राम गिर गया, अरे सीता गिर गई, तो दोनों के लिए मैंने अरे शब्द लगाया। ओ तुम कितने छोटे हो, ओ तुम कितने बड़े हो, लड़का हो या लड़की, बड़ा हो या छोटा, मैंने विस्मय जो प्रकट किया, आश्चर्य, ओ वो तो चेंज नहीं हुआ। तो जब आपकी शब्दों में चेंज नहीं आता है, क्रिया वाले, संबंध वाले, विस्मयादि बोधक वाले शब्दों में, तो वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। लेकिन अगर आपकी संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया या विशेषण के शब्दों में कभी चेंज आ जाता है बोलने में, तो वो कहलाते हैं विकारी शब्द। तो आज हम लोगों ने ये जाना कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द को हमने अलग अलग किस हिसाब से बांटा है। सभी बच्चे इस पूरे चार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी रफ कॉपी में या होमवर्क वाले सेक्शन में इसे अच्छे से बनाएंगे और लर्न करेंगे। दिस इज योर होमवर्क, लर्न एंड राइट होमवर्क पार्ट। ओके, सभी बच्चों को ये बात ध्यान से समझ में आ गई है। ये
चार्ट आप जब तक नहीं समझेंगे आपको शब्द समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो हम अपनी आज की कक्षा, सभी बच्चे ध्यान रखें, हम आज की अपनी कक्षा अपने इस होमवर्क के साथ में आपके साथ समाप्त कर रहे हैं और अगली कक्षा में हम अपने वाक्य को पढ़ेंगे। तब तक सभी छात्रों को शब्द अच्छी तरह से क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। हम ये वाक्य और ये शब्द वाला अध्याय फिर से एक बार पढ़ेंगे अपने अगले वाले लेक्चर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। बाय बाय।